अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज सबसे पहले जिक्र होगा चीन का, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब ने इदारे की रिपोर्ट को गैर कानूनी दस्तावेज़ करार देते हुए कहा कि अमरीका और बाज़ दीगर मगरबी क़ुव्वतों की जानिब से जानबूझकर चीन को बदनाम करने की एक साजिश की जा रही है। सिंकियांग के बारे में उनका झूठ दुनिया में किसी को धोखा नहीं दे सकता है, ये कहा गया है। अच्छा नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से चीन पर इल्ज़ामात हम देख रहे हैं कि एक ऐसे वक्त में लगाए जा रहे हैं जब अमेरिका और चीन के दरमियान ताइवान के मामले पर बहुत ज़्यादा टेंशन देखी जा रही है, और ये टेंशन रुक नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के रिपोर्ट को बीजिंग के ख़िलाफ़ एक प्रोपागेंडा करार दिया है। तर्जुमान के मुताबिक ऐसे इल्ज़ामात लगाकर ताइवान के मामले पर तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो हालिया रिपोर्ट है उस पर चीन का मज़ीद क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है, ये सारा मामला क्या है, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्ज़िया जानेंगे। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर ऑफिस की चीन के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए चीन के मुस्तकिल मंदूब की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मुस्तकिल मंदूब, अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड और चंद दीगर ममालिक की जानिब से सिंकियांग में इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ात के नाम नहाद जायज़े को एक गैर कानूनी दस्तावेज़ करार दिया गया। चीनी मंदूब के बयान के मुताबिक अमरीका और बाज़ दीगर मगरबी क़ुव्वतें जानबूझकर ऐसी सिफारतकारी कर रही हैं ताकि चीन को बदनाम किया जा सके। सिंकियांग के बारे में उनका झूठ दुनिया में किसी को धोखा नहीं दे सकता और सिंकियांग में मुदाखलत करके चीन पर काबू पाने की उनकी कोशिशें नाकाम होने वाली हैं। तर्जुमान ने निशानदेही की कि इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर ऑफिस ने इंसानी हुकूक कौंसिल के मैंडेट की रजामंदी के बगैर नाम नहाद तशखीस का मुसव्वदा तैयार करके जारी किया, जो कि हाई कमिश्नर के अपने मैंडेट की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस रिपोर्ट में चंद चीन मुखालिफ अलहदगी पसंदों के अल्फाज को मालूमात के बुनियादी जरिए के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जबकि जानबूझकर चीनी हुकूमत की फराहम करदा मुस्तनिद मालूमात को नजरअंदाज किया गया। तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर का दफ्तर कुछ मगरबी क़ुव्वतों के दबाव और मुदाखलत के तहत मगरबी सियासी मफादात को पूरा करने का एक आला बन गया है। हक़ाइक़ ने वाज़ेह तौर पर जाहिर किया है कि अमरीका और बाज़ दीगर मगरबी क़ुव्वतें इंसानी हुकूक की कोई परवाह नहीं करती, बल्कि इंसानी हुकूक के मसाइल को सिर्फ बहाना बनाकर दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करती हैं और अपने मफादात को दूसरों के मफादात पर तरजीह देती हैं। ये ममालिक खुद बैनुल-अक़वामी क़वाइद व ज़वाबित के सबसे बड़े तख़रीबकार बन चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रिपोर्ट में चीन पर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगाया था। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर ऑफिस की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि कैदियों को बदसलूकी और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसमें जिनसी और सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात शामिल हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक इस वक्त अमरीका की जानिब से वन चाइना पॉलिसी की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं। ताइवान के मामले में दोनों ममालिक में ताल्लुकात कशीदा हैं। ऐसे में ये रिपोर्ट जारी होना चीन पर मजीद दबाव बढ़ाने के एक हरबे के अलावा कुछ नहीं। आए वाक़तन ही चीन पर दबाव बढ़ाने का हरबा है या मामला कुछ और है, ये हम जानेंगे हुमायूं खान साहब से। माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। जी वालेकुम सलाम। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुमायूं साहब, ज़रा हमें समझाइएगा ये मामला है क्या और क्यों, जब हम पहले ही जानते हैं कि अमेरिका और चीन के माबैन ताइवान को लेकर बहुत ज़्यादा कशीदगी पाई जा रही है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ऐसे में सामने आ जाती है और उसका सारा इल्ज़ाम जो है वो चाइना की जानिब से लगाया जाता है अमेरिका के ऊपर कि उसकी इन्वॉल्वमेंट है इस रिपोर्ट के अंदर। ये बड़ा सिंपल है जी। पिछले बहुत से अरसे से हम इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। जो इस वक्त दुनिया में एक टग ऑफ वॉर चल रही है, जो री इन्वेंशन ऑफ कोल्ड वॉर के नाम से उसको बहुत से एनालिस्ट कहते हैं, उसमें अमेरिका ने चीन को अपना एक मुखालिफ तस्वर कर लिया, एक राइवल तस्वर कर लिया, कंपेटिटर तस्वर कर लिया, और उसमें हर वो ऐसा इशू जो इंटरनेशनल रिलेशंस को अफेक्ट कर सकता है, इकॉनमी को अफेक्ट कर सकता है, पॉलिटिक्स को अफेक्ट कर सकता है, उसमें वो चीन के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ हरबों से अपने एलाइज के थ्रू, अपने मुख्तलिफ जो उसकी जो मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं या जो उसके मुख्तलिफ विंग्स हैं, उसके थ्रू जो है वो उसको नीचा दिखाने के लिए या उसकी जो तरक्की की जो रफ्तार है उसको कम करने के लिए कोशिशें कर रहा है। उसमें बहुत सारी जो हैं मिसालें हैं।
पिछले एक महीने से हम इसके ऊपर भी गुफ्तगू कर चुके हैं कि ताइवान के ऊपर किस किस्म के जो है मामलात उन्होंने किए। नैन्सी पेलोसी साहिबा का जो विजिट किया, उसके बाद जो है बहुत सारे कांग्रेशनल विजिट्स हुए, फिर उनके कुछ गवर्नर्स वहाँ पे गए। ये उस चीज़ की खुला खिलाफ वर्जी थी कि जो वन चाइना पॉलिसी को अमेरिका 1971-72 में तस्लीम कर चुका है और अभी भी करता है। उसके साथ फिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म बनाए हैं जिसमें ऑकस है, क्वाड है, और एशिया पैसिफिक के अंदर बहुत सारे जो हैं इस तरह के मैकेनिज्म है जिसमें वो चीन को जो है नीचा दिखाने के लिए, उनको कम करने के लिए, तो ये भी उसी की एक कड़ी है जो आपने अपनी रिपोर्ट में जिसका जिक्र किया। और चीनी जो स्पोक्स पर्सन हैं या चाइना के जो जिनीवा में रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली ह्यूमन राइट काउंसिल ने मैंडेट नहीं किया हुआ था ऑफिस ऑफ द कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को जो है इस किस्म की रिपोर्ट शाया करने में। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होगी कि ये रिपोर्ट जो शाया हुई आज से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, ये उनके रिटायरमेंट से जो उनकी ऑफिस ऑफ द जो हाई कमिश्नर हैं ह्यूमन राइट्स की, मिशेल बैकेलेट, उनके 8 मिनट की रिटायरमेंट से पहले ये हुई। तो इसकी टाइमिंग भी बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग है। और फिर जो है ये उसी की तरफ इशारा है। आई एम श्योर कि वहाँ पे जो है ऐसे नहीं है कि वह हालात या वाक़यात बिल्कुल A1 होंगे। कुछ ना कुछ हर मुल्क में मसाइल होते हैं। जो इलाका शिनजियांग है, चीन का एक बहुत बड़ा सूबा है। रिपोर्ट के अंदर उसको कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर इनफैक्ट कुछ चीज़ें अपनी जानिब से लगाकर पेश किया गया है, और ज़ाहिर है उस पर भी चाइना का जो रिएक्शन है वो तो आना बनता था। अच्छा हुमायूं साहब, ये जो वस्त मुद्दती इंतखाबात आ रहे हैं अमेरिका के अंदर, बहुत सारे हल्के, बहुत सारे तज्जियाकार ये कहते दिखाई देते हैं कि बाइडन को इसलिए भी चाइना पर तनकीद करनी पड़ रही है और अमेरिका को अपनी पॉलिसी इसलिए भी सख्त करना पड़ रही है ताकि वो इंतखाबात में अपनी जीत जो है उसको यकीनी बना सकें। आपको लगता है कि ऐसा करने से वाक़तन बाइडन को, उनकी पार्टी को फ़ायदा पहुँचने वाला है अमेरिका के अंदर? जी बिल्कुल ऐसी है। ये जो 8 नवंबर को जो उनके मिड टर्म इलेक्शन है जिसमें 435 कांग्रेस की सीटें और 35 सेनेट की सीटें और फिर कुछ गवर्नर सीटें और कुछ और ऐसे जो है सब नेशनल जो उनकी वो हैं उसके ऊपर भी फैसला होगा। तो ये बहुत बड़ा जो है वो मौका होता है यूएस की पॉलिटिक्स के अंदर। और उसमें जो डेमोक्रेट्स हैं वो बहुत अरसे से जैसे ही प्रेसिडेंट बाइडेन आए उसके बाद से उनको लग रहा था कि उनकी जो पॉलिसीज हैं या जो उनकी डिफरेंट उन्होंने उससे वो बड़े वीक हुए। और रिपब्लिकन्स जो हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद थोड़े से वीक हुए थे, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मौका मिल गया। इसलिए बहुत सारे जो डेमोक्रेट्स हैं उन्होंने भी अपने आप को, अपनी जो कांग्रेशनल रेस है उससे बाइडेन से अपने आप को दूर रखा है। तो ये प्रेसिडेंट बाइडेन की ये कोशिश बड़ी अहम है कि वो स्ट्रॉन्ग मैन लगें इस वक्त अपने लोगों के सामने और उनको बताएं कि वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं दुनिया में जमहूरियत को फैलाने के लिए। जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ रही है उसके अंदर वो अपना जो है अमल दखल दिखा रहे हैं, और ये भी उसी की कड़ी है। ठीक है, अच्छा ये उसी की कड़ी है, लेकिन एक और चीज़ जो बहुत सारे ममालिक को बहुत सारी मुश्किल में डाल चुकी है वो ये है कि अमेरिका और चीन के दरमियान जो ताइवान को लेकर कशीदगी है, इस पर किस मुल्क का साथ दिया जाए, किसको नाराज़ किया जाए, किसको राज़ी रखा जाए। ये बहुत बड़ी एक मुश्किल जो है बहुत सारे ममालिक के लिए खड़ी हो चुकी है। अगर हम चीन और अमेरिका के साथ तिजारत को लेकर बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन से ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त ज़्यादा ख़तरात का सामना जिनको करना पड़ सकता है अगर वो किसी एक मुल्क का साथ देते हैं? देखें, ये तो हमेशा से जो है बैनुल-अक़वामी सियासत का जो है वतीरा रहा है जब से नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बना, और स्पेशली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के मुख्तलिफ अलाइंसेस बनते हैं। वो इस वक्त भी चाइना का जो मॉडल है वो इकोनॉमिक कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन है, जो कि उनके मौजूदा प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का, जो कि इस वक्त अपनी तीसरी मुद्दत या जो लाइफ टाइम मुद्दत है उसके अंदर दाखिल होने वाले हैं, उनका है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके बरक्स हमने अमेरिका का देखा तो उन्होंने मुख्तलिफ मौक़ों पे मुख्तलिफ ऐसे जो है वो अलाइंसेस बनाने की कोशिश की जिसमें कहा गया कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। चीन के एक पुराने सदर थे हू जिनताओ, उनका कहना था कि देयर इज एनफ रूम फॉर एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, की कोलैबोरेशन करनी चाहिए। और हमने यही देखा कि कोविड में और फिर जो सैलाब और जल्जले और हीट वेव, सब कुछ जो इंटरनेशनल कैलेमिटीज आ रही हैं, उसमें जब तक मुल्क मिल के एक दूसरे के साथ कोशिशें नहीं करेंगे नहीं होगा। लेकिन अमेरिका की ये जो रविश रही है और जिसमें वो अपना डिक्लाइनिंग स्टेटस ऑफ ग्लोबल पावर या सुपर पावर या हाइपर पावर है, उसमें वो चाहता है कि मुल्क उसकी साइड लें। अभी हमने ताइवान के ऊपर भी देखा कि वन चाइना पॉलिसी के ऊपर तकरीबन 170 से ज़ायद ममालिक ने जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसको एग्री किया, और अमेरिका इससे बहुत नाखुश है।
ٹھیک ہے، لیکن اچھا جی یہ جو ابھی اتنی ایک مشکل سچویشن ہے دنیا بھر کے اندر، خاص طور پر بہت ساری جگہوں پر جو سست معیشت ہم دیکھ رہے ہیں بیکاز آف کووڈ، جو بھی سچویشن اس کے بعد رہی ہے، اور ابھی جس طرح سے اسٹیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بہت ساری معیشتوں کو، ایسے میں دو بڑی طاقتوں کی یہ جو لڑائی ہے، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اب کیا ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ اور زیادہ اہم سوال میرا اس میں آپ سے یہ جاننا ہوگا کہ کس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان دو قوتوں کو اس لڑائی سے، اس یہ جو اختلاف رائے ہے اس سے روکے، تاکہ دنیا بھر پر اس کے جو اثرات آ سکتے ہیں وہ نہ آئیں، ان کو روکا جا سکے. دیکھیں، سب سے بڑی ذمہ داری تو اس وقت کی جو سنگل سول سپر پاور ہے، جس کو گلوبل پاور بھی یا ہائپر پاور بھی کہا جاتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہے، اور انڈاؤٹڈلی اس وقت بھی وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. تو ان کا جو صدر ہوتا ہے اس کو دنیا کا سب سے پاورفل آدمی سمجھا جاتا ہے، ان کی جو ملٹری ہے اس کو سب سے پاورفل سمجھا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے جو پاور ہے اس کے کچھ تو اپنے ڈائنامکس ہیں، لیکن اس کی کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہیں کہ آپ نے اگر لیڈرشپ آف دی ورلڈ اپنے کندھوں پہ لی بھی ہے تو آپ نے ایسے عمل یا ایسے عوامل دکھانے ہیں، ایسے رویے دیکھنے ہیں جس میں آپ نے کلیبریشن کو پروموٹ کرنا ہے. اور ہم نے دیکھ لیا کہ پچھلے چند سالوں میں جو ہے نا، لڑائی سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا. اب ہم رشیا یوکرین کی وار اور ہم نے دیکھی، عراق میں دیکھی، سیریا میں دیکھی، افغانستان میں دیکھی، کوئی کسی کا فائدہ نہیں ہوا. بیسیکلی وہاں کی عوام جو ہوتی ہیں وہ پستی ہیں، دنیا کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے. اس میں شاید انٹرنیشنل کچھ آرگنائزیشنز یا کمپنیز جو ہیں ملٹی نیشنل فائدہ اٹھاتی ہیں، لیکن وہ بڑا مڈ ٹرم یا شارٹ ٹرم ہوتا ہے. تو اس میں سب سے بڑی ذمہ داری اس وقت میری نظر میں ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ہے. ان کو بڑک پن دکھانا پڑے گا، اپنا لیڈرشپ رول جو وہ بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اور اس میں چائنا کو ان کو روم دینا پڑے گا کہ گروئنگ پاور ہے. اور اس کی پالیسیز ہم نے دیکھی ہے کہ پچھلے جو ہے 25-30 سالوں میں 700 ملین لوگوں کو انہوں نے پاورٹی سے نکالا ہے. آپ اس کو شنجیانگ کے مسئلے کے ساتھ یہ ایسوسیٹ کر لیں، 1.4 بلین کی پاپولیشن ہے وہاں پہ. پچھلے 10-15 سالوں میں جو انہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی بات کی ہے وہ $100 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے. دس از ناٹ اے اسمال انویسٹمنٹ. تو میرا خیال ہے کہ کولیبریشن از دی اونلی وے فارورڈ، اور اس میں یو ایس کو بڑا بننا پڑے گا، اور پھر باقی جو کنٹریز ہیں جس میں انڈیا ہے، یورپین یونین ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، جو کہ ٹو کرتے ہیں یو ایس کی لائن کو، ان کو تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہو کے سوچنا پڑے گا کہ دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کولیبریشن از دی اونلی وے. لڑائی کریں گے تو سب کا نقصان ہوگا، اپنا بھی اور اپنی عوام کا. اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے سپر پاور کو، جس طرح سے آپ بھی ابھی فرما رہے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر یہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے، چلیں اس کی ایک مثال لے لیں، اس میں جیت کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اپنے لوگوں میں اپنے حوالے سے ایک مثبت رائے کریٹ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. ابھی تک تو نہیں دکھتا ہے ہمیں ہمایوں صاحب کہ یہ سپر پاور کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوں کہ جنگ نہیں کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے. رشیا کے ساتھ کیا معاملہ ہے یہ ہم جانتے ہیں، دیگر ممالک کے اندر کیا پالیسی رہی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں. اب چائنا کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں. تو اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ یہ معاملہ آگے جا کے بگڑ سکتا ہے. جی there is a possibility, there is a strong possibility. دیکھیں اب جو جو بائیڈن ہیں کافی ضعیف العمر ہو چکے ہیں، اور پھر اگلے الیکشن کے لیے بھی انہوں نے اپنی جو ہے وہ کینڈیڈیسی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہوا ہے، اور ان کی جو روش رہی ہے اس میں اب اس عمر میں بھی اور اپنی اس پالیسی اور پوزیشن کی وجہ سے اپنے آپ کو ایک بڑا اسٹرانگ آدمی دکھانے کی وہ کوشش کریں، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا کو پتا ہے کہ امریکہ ایک عالمی طاقت ہے، ایک سپر پاور ہے. اب ایسے میکنزم بنانے کی ضرورت ہے. اب دیکھیں دنیا کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، کلائمیٹ چینج ایک ایسا ڈیزاسٹر ہے جس میں ہم پچھلے 2-3 مہینوں سے پاکستان تو سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے، اور دنیا کے ممالک بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اندر کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اور کووڈ ہم نے ایسا دیکھا کہ جس نے پوری دنیا کی جو ہے معیشتوں کو مفلوج کر دیا. تو جب تک آپ مل کے کوشش نہیں کریں گے یہ معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے دیر آئے درست ہے، یہ سوچنا پڑے گا کہ اب ہمیں کولیبریشن کرنی چاہیے، ہمیں کنفرنٹیشن نہیں کرنی چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یو ایس اے کے اندر نئی لیڈرشپ ابھرے گی. یہ جو بزرگ سیاستدان ہیں وہاں پہ دونوں ٹرمپ اور بائیڈن جو ہیں، ان کے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور ایک نئی ینگر جنریشن آئے گی جس کے اندر انڈرسٹینڈنگ آف واٹ ورلڈ نیڈس ٹو بی ڈن بہتر طور پر سمجھ سکے گی. بہرحال بہت شکریہ
हुमायूं खान साहब, आपके तज्ज़िये के लिए, आपके वक्त के लिए बात वो ये कर रहे थे कि जो बुज़ुर्ग इस वक्त लीडरशिप है ख़ासतौर पर अमेरिका के अंदर, सदर बाइडन और फिर साबिक़ सदर ट्रंप, उनको वो जाता हुआ देखते हैं और जो नई और यंग लीडरशिप है उसको वो आता हुआ देख रहे हैं। लेकिन मामला क्या है अमेरिका के अंदर, कुछ ये भी मैं आपको आज बता दूं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने साबिक़ सदर ट्रंप और उनके हामियों को शिद्दत पसंद करार दे दिया और इस तरह हमें लगता है कि जो जंग उन दोनों के दरमियान चली आ रही है इलेक्शंस के बाद से, ये ख़त्म होने वाली नहीं है। सदर जो बाइडन ने खबरदार किया है कि अमेरिका में मसावात और जमहूरियत जो है वो ख़तरे में है। उनके बकौल उनका ये कहना है कि साबिक़ सदर ट्रंप और अमेरिका को फिर अजीम बनाने वाले नारे के हामी इंतहा पसंद रिपब्लिकन्स मुल्क की बुनियादों के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। जो बाइडन ने तो नाज़रीन यहाँ तक कह दिया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो एक मुहिम है, ये जो एक स्लोगन है, इसके हामी जो हैं वो तरक्की की राह में रुकावटें डाल रहे हैं। अमेरिकियों और ख़ास तौर पर मेन स्ट्रीम जो रिपब्लिकन्स हैं उनसे मुल्क की जमहूरियत के दिफा में उन्होंने आगे आने पर जोर दिया है। दूसरी जानिब अमेरिकी रियासत अलास्का में रिपब्लिकन पार्टी को एक और धचका लगा है। अमेरिकी कांग्रेस के खुसूसी इलेक्शन में साबिक़ गवर्नर सारा पैलिन को डेमोक्रेटिक उम्मीदवार मैरी पेलोसी ने शिकस्त दे दी है। ये एक बड़ा कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रियासत अलास्का में तकरीबन 5 तिहाइयों के कंट्रोल के बाद रिपब्लिकन पार्टी को इंतखाबी शिकस्त हुई है। अमेरिकी सियासत में क्या गहमा गहमी जारी है, क्या इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनके नताइज क्या निकल सकते हैं, इन सब पर हमारे पास एक पैकेज है, आपको दिखा रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने उन रिपब्लिकन्स पर एक गैर मामूली लफ्जी गोलाबारी की जो ट्रंप के अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के नजरिए को अपनाते हैं। उन्होंने ट्रंप और उनके हामियों के बारे में कहा कि वो गुस्से को गले लगाते हैं, वो अफरा तफरी में परवान चढ़ते हैं, वो सच की रोशनी में नहीं बल्कि झूठ के साए में रहते हैं। अमेरिकी सदर ने अपने हामी पर जोर दिया कि वो जवाबी वार करें। सदर बाइडन का कहना था कि अमेरिका में सियासी तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं है और न कभी होगी। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता साल वाशिंगटन में अमेरिकी कैपिटल हिल पर सख्तगीर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने हमला किया था। कैपिटल हिल के अलावा सदर बाइडन ने सख्तगीर इक़दामात पसंदों की तरफ से अस्काते हमल के हुकूक पर मुल्कगीर हमले का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के हामी फोर्सेज इस मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटें डालने के लिए पुरज़्म हैं। वो अमेरिका को वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ अपनी पसंद के इंतखाब का कोई हक न हो। बाइडन ने कहा कि शहरियों को अमेरिकी जमहूरियत का दिफा करना होगा। ये लोग इस मुल्क के लिए खतरा हैं, इसकी हिफाजत करेंगे और इसके लिए खड़े हो जाएं। अमेरिकी सदर जो बाइडन का ये खिताब एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका में वुसमुद्दती इंतखाबात निहायत करीब हैं। नवंबर में होने वाले इंतखाबात से पहले अमेरिकी सदर ने ट्रंप और उनसे मुंसलिक रिपब्लिकन सियासतदानों पर हमले तेज कर दिए हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक सदर जो बाइडन इक़्तिदार संभालने के बाद तकरीबन 1 बरस तक बाइडन अपने खिताब में ट्रंप का नाम लेने से गुरेज करते थे, लेकिन वो इन पर खुलकर नुक्ताचीनी कर रहे हैं, जो कि सदर की मौजूदा इंतजामिया की हिकमत अमली में एक वाज़ेह तब्दीली है। दूसरी जानिब अमेरिकी रियासत अलास्का में रिपब्लिकन पार्टी को एक और धचका लगा है, जिससे तकरीबन 5 दहाइयों के कंट्रोल के बाद रिपब्लिकन पार्टी को रियासत अलास्का में इंतखाबी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमेरिकी कांग्रेस के खुसूसी इलेक्शन में साबिक गवर्नर सारा को डेमोक्रेट उम्मीदवार मेरी पेलोसी ने हरा दिया। मेरी पेलोसी अलास्का की पहली मकामी रुकन कांग्रेस होंगी। उन्होंने सारा को 3% पॉइंट से शिकस्त दी, वो भी ऐसी रियासत में जहां साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में 10% पॉइंट से कामयाबी हासिल की थी। नाज़रीन, मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फोर्सेस की ज़ालिमाना कार्रवाइयों का जिक्र कर लेते हैं, जिसमें कमी आती दिखाई नहीं दे रही है। ताज़ा कार्रवाई में 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। अरब मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि दोनों नौजवानों को मकबूजा मगरबी किनारे में घरों पर छापों के दौरान फायरिंग करके शहीद किया गया। फ़लस्तीनी इंसानी हुकूक की तंजीम के मुताबिक रवां साल के आगाज़ से लेकर अगस्त तक, यानी लास्ट जो मंथ गुजरा है उसके आखिर तक, इजरायली फोर्सेस ने 111 फ़लस्तीनियों को शहीद किया है। तंजीम की जानिब से मुतालिबा भी सामने आया है कि जिस तरह यूक्रेन के मामले को संजीदगी से लिया जा रहा है, वैसे ही फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मजालिम पर दुनिया संजीदगी दिखाए और उन्हें रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। इजराइल तो मजालिम ढाता ही है, लेकिन बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज भी अपने मफादात की खातिर इंसानियत को पसे पश्त डालती दिखाई देती हैं। जो गूगल सर्च इंजन है और इजरायली फोर्सेस के माबैन फ़लस्तीनियों की आवाज़ दबाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और निगरान से मुतालिब $1 अरब का मुआहदा कर लिया गया है। इंसानियत के ख़िलाफ़ ये जो मुआहदा है, ये करने पर गूगल के मुलाज़मा एहतजाजन मुस्तफ़ी हो गई हैं। फ़लस्तीन में क्या सूरत हाल है और गूगल ने इजराइल के साथ ये जो मुआहदा किया है, इससे कितना नुकसान पहुँचने वाला है फ़लस्तीनियों के कौस को, इस सब पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं।
मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राएली फौज की फायरिंग से 2 फलस्तीनी नौजवान शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में घरों पर छापों के दौरान फायरिंग करके शहीद किया। इस्राएली फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुतअद्दिद फलस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाने के साथ साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मकबूजा मगरबी किनारे में इस्राएली फोर्सेस की दहशतगर्दाना कार्रवाई में फलस्तीनियों के घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। फलस्तीनी इंसानी हुकूक की तंजीम पैलेस्टीन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक 2022 के आगाज से अगस्त के आखिर तक इस्राएली फोर्सेस ने 111 फलस्तीनियों को शहीद किया, जिनमें 24 बच्चे और 8 खवातीन भी शामिल हैं। 1200 से जायद फलस्तीनियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिनमें इस्राएली फोर्सेस के मजालिम बेनकाब करने वाले 22 सहाफी भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल इसराइल फोर्सेस ने गजा के मगरबी किनारे पर 5,740 बार दरअंदाजी की। 3,433 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 330 बच्चे और 30 खवातीन भी शामिल हैं। फलस्तीन में बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र फलस्तीनी इंसानी हुकूक की तंजीमें मुतालबा कर रही हैं कि जिस तरह यूक्रेन के मामले पर संजीदगी दिखाई गई है, उसी तरह आलमी दुनिया फलस्तीन के मामले में भी संजीदगी दिखाए। एक तरफ जहां फलस्तीनियों के ऊपर इसराइल का जुल्म जारी है, तो वहीं बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी कंपनियां भी मफादात की खातिर इसराइल का साथ निभा रहे हैं। गूगल सर्च इंजन और इसराइली फोर्सेस के माबैन फलस्तीनियों की आवाज दबाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और निगरानी से मुतल्लिक $1 अरब के मुआहदे के बाद गूगल सर्च इंजन के मुलाजमा ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल सर्च इंजन की मार्केटिंग मैनेजर एरियल कोरियन रवां हफ्ते कंपनी को खैरबाद कह देंगी, और इस हवाले से उन्होंने बताया कि इसराइल के साथ $1 अरब का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए निगरानी के मुआहदे पर आवाज उठाई तो गूगल इंतजामिया ने मुझे खामोश करने के लिए मेरी जिम्मेदारियां ही बदल डाली। ये तनाज़े उस वक्त शुरू हुआ जब एरियल कोरियन ने प्रोजेक्ट नंबर्स नामी एक प्रोग्राम पर अमेज़न और इस्राएली फौज के साथ गूगल के $1.2 बिलियन के ताउन पर एहतजाज किया। उन्होंने गूगल को मुआहदे से दस्तबरदार होने के लिए अपने एहतजाज को मुनज़्ज़म करने में 1 साल से ज्यादा वक्त गुजारा और ऑनलाइन पिटीशंस, एग्जीक्यूटिव से बातचीत और न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से भी बात की। कोरिया ने कहा कि उनके खदशात को सुनने के बजाय गूगल ने नवंबर 2021 में एक अल्टीमेटम के साथ मुझे अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सान फ्रांसिस्को से ब्राजील के शहर साओ पाउलो मुंतकिल होने पर दबाव डाला। कुछ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में बारिशों का जो सिलसिला है फ़िलहाल थम गया है, लेकिन सैलाब से जो माली और जानी नुकसान हुआ है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अदाद शुमार जो है मुख्तलिफ़ इलाकों में पहुँचने के बाद सामने आते चले जा रहे हैं। सैलाब से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद जो है 1208 तक पहुँच चुकी है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सबसे ज़्यादा सिंध में 470 अफराद जाँ बहक हुए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक ट्वीट किया जिसमें बताया कि सैलाब के बायस 18,000 स्कूल मुतासर हुए हैं, जिनमें से 15,000 से ज़्यादा सिंध के हैं। इन अदाद शुमार से ज़ाहिर ये होता है कि सैलाब की वजह से बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इन तबाहाल स्कूलों को बहाल करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गज़र का दौरा किया। उन्होंने मुतासिरीन से मुलाकात की और बहाली की सरगर्मियों के लिए 3 अरब रुपए का इस इलाके के लिए ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खुसूसी सलाहियतों के हामिल एक ऐसी बच्ची से मुलाकात की जिसने हालिया सैलाब के दौरान नाज़रीन अपनी माँ और 6 बहन भाई और यही नहीं अपनी दादी को भी खो दिया। बच्ची से गुफ्तगू करते हुए हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म आबदीदा हो गए थे। उन्होंने तालीम और इलाज के लिए 50 लाख रुपए की रकम का ऐलान किया और यहाँ मौजूद जो उनकी टीम के लोग थे उनको हिदायत की कि बच्ची के नाम पर इंडोमेंट फ़ंड कायम किया जाए। नाज़रीन, बरतानवी रुकने पार्लियामेंट क्लाडिया वेब की जानिब से आज एक अहम ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा मुतालबा किया। मुतालबा ये था कि हालिया बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के पेश नज़र दुनिया भर जो है वहाँ से पाकिस्तान के कर्ज़े जो हैं वो वापस लेने के बजाय ये कर्ज़े जो हैं ये माफ़ कर दिए जाने चाहिए। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट ने ट्वीट में ये लिखा। उन्होंने ये भी लिखा कि दुनिया पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आने वाले बहरान का मुआवजा अदा करे, क्योंकि नाज़रीन आप ये जानते हैं कि दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा फ़ंड जो है वो कायम किया गया था जो बड़ी आलमी ताकतें हैं उनकी जानिब से, तो उस फ़ंड में से कुछ हिस्सा पाकिस्तान को मिलना चाहिए। ये बात इनकी जानिब से की गई है, बरतानवी रुकने पार्लियामेंट की जानिब से। अच्छा, अब सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं, इन सब पर हमारे पास एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आपको दिखा रहा है।
मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बारिशों और सैलाब से अब तक 1208 अफराद जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है, जबकि 6082 से जायद जख्मी हुए हैं। सैलाब से 7,33,488 मवेशी सैलाब में बह गए। अब तक 11,72,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकाम कालाम में सैलाब की जद में आने से एक और होटल गिर गया। हालिया बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल से स्वात शदीद मुतासिर हुआ है। स्वात के इलाके कालाम में होटल, घर, मसाजिद और दीगर इमारतें सैलाबी रेले में बह गईं। मुतासिरा इलाकों में इमदादो बहाली की कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में बताया कि सैलाब के बाइस 18,000 स्कूल मुतासिर हुए, जिनमें से 15,000 से ज्यादा सिंध के हैं। दूसरी जानिब पाक फौज, फजाइया और बहरिया की मुल्क भर में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने 200 परवाजों के जरिए 1991 लोगों को रेस्क्यू किया और मुतासरीन में खाने पीने की अशिया तकसीम की। पाक बहरिया की जानिब से डेरा इस्माइल खान, राजनपुर और सिंध में अशियाए जरूरिया की तरसील के लिए फजाई और जमीनी ऑपरेशन मुसलसल जारी है। इसके साथ साथ मुतासिरा इलाकों में तिब्बी कैंपों और मोबाइल मेडिकल टीमों के जरिए तिब्बी सहूलियात की फराहमी भी यकीनी बनाई जा रही है। पाक वज़ाइया ने खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां की। पाक वज़ाइया इन जरूरतमंद खानदानों तक पहुंच रही है जिनके घर इस कुदरती आफत से मुतासिर हुए हैं। उधर वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाद गिलगित बल्तिस्तान गए। जिला गजर के गाँव बोबर के सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। वजीर आज़म ने सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने की हिदायत की। उन्होंने बोबर गाँव की बिजली की बहाली के लिए 10 करोड़ रुपए फराहम करने का ऐलान किया। वजीर आज़म ने बोबर में 5 किलोमीटर सड़क पुख्ता करने की भी हिदायत की। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट क्लॉडिया वेब ने हालिया बारिश और सैलाब की तबाहकारियों के बायस होने वाली महंगाई के पेश नज़र दुनिया से पाकिस्तान के कर्जे माफ करने का मुतालबा कर दिया। क्लॉडिया वेब ने कहा कि कर्ज वापस लेने की बजाय दुनिया पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आने वाले बहरान का मुआवजा अदा करे। पाकिस्तान ग्रीन हाउस आलमी अखराज के सिर्फ 1% हिस्से का जिम्मेदार है, मगर माहौलियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान सरे फहरिस्त 10 ममालिक में शामिल है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट क्लॉडिया वेब का कहना था कि पाकिस्तान हमारी लालच की कीमत चुकाने पर मजबूर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने GHQ रावलपिंडी में मुलाकात की। बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में गैर मामूली सैलाब से जाँ बहक होने वाले अफराद के खानदानों के लिए अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में बरतानवी अवाम की जानिब से पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। क्रिश्चियन टर्नर ने इलाकाई सलामती और खित्ते में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने बरतानिया की मदद का शुक्रिया अदा किया और इस अज़्म को दोहराया कि बरतानिया हमारा ग्लोबल पार्टनर है और पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ में अपना किरदार अदा करेगा। मौसमियाती तब्दीलियों की दुनिया भर पर असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कहीं सैलाब आ रहे हैं तो कहीं कहत का ख़तरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। नाज़रीन, सिर्फ 3 साल में शदीद ग़िज़ाई किल्लत के शिकार अफराद की तादाद 2 गुना हो चुकी है। आलमी इदारा रिपोर्ट कर रहा है कि कोरोना समेत दीगर जो वबाई अमराज हैं, आलमी तनाज़ात हैं और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस शदीद ग़िज़ाई किल्लत से मुतासर अफराद की तादाद 13.5 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़ 50 लाख तक जा पहुँची है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इंकशाफ किया है कि इन वजूहात की बिना पर मुस्तकबिल में इस तादाद में मज़ीद इजाफा होगा। प्रोग्राम के चीफ इकोनॉमिस्ट आरिफ हुसैन ने बताया कि आलमी सतह पर खुराक का जो बहरान है दस्तयाबी की बजाय महंगाई की वजह से है। खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग जारी रहने से अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला बरकरार रहेगा। आलमी कहत साली से मुताबिक जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें क्या इंकशाफात हैं और अब बढ़ते बहरान पर क्या अपील की जा रही है, आपको दिखाते हैं। दुनिया में कहत के बायस सिर्फ 3 सालों में शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार अफराद की तादाद दुगना हो गई। वबाई अमराज, आलमी तनाज़ात और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस शदीद ग़िज़ाई किल्लत से मुतासर अफराद की तादाद 135 मिलियन से बढ़कर 345 मिलियन तक जा पहुंची है। WFP के इलाकाई डायरेक्टर ने खौफनाक इंकशाफ किया कि मौसमियाती तब्दीलियों और आलमी तनाज़ात की वजह से इसमें मजीद इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि हम वाकई कोविड, मौसमियाती तब्दीली, यूक्रेन में जंग के पेचीदा असरात के बारे में फिक्रमंद हैं।
اب ہم دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلیوں اور تنازعات کی وجہ سے 10 گنا زیادہ نقل مکانی دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، دنیا اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے خدشہ بھی ظاہر کیا کہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں یوکرین کے بحران کے بڑے پیمانے پر اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ عالمی ادارے نے رپورٹ کیا کہ WFP غذائی بحران کا شکار 16 ملین میں سے 13 ملین لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن فنڈز کی کمی کی وجہ سے ان میں سے صرف نصف کی روزانہ کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ اس کی وجوہات بتاتے ہوئے WFP کی ذمہ دار نے کہا کہ لاگت میں اوسطاً 45% اضافہ ہوا ہے، کیونکہ کووڈ اور یوکرین میں جنگ کے باعث مغربی عطیہ دہندگان کو بڑے معاشی چیلنجوں کا سامنا ہے۔ چیف اکانومسٹ عارف حسین نے حالیہ انٹرویو میں بتایا کہ یوکرین تنازع کے باعث سپلائی لائن متاثر ہونے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں کمی آنا ممکن نہیں۔ اس جنگ نے پہلے سے بھڑکتی آگ کو مزید ایندھن فراہم کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق یوکرین دنیا میں گندم، مکئی اور سورج مکھی برآمد کرنے والا اہم ملک ہے اور اسی حملے کے بعد اس کی برآمدات متاثر ہوئی ہیں۔ عالمی سطح پر خوراک کا بحران دستیابی کی بجائے قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہے۔ چیف اکانومسٹ کے مطابق خوراک تو دستیاب ہے مگر قیمت بہت زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کی اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ کھاد کی قیمتوں میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث بھی اشیاء خوراک کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ کھاد کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ روس کی جانب سے کھاد کی برآمد کو محدود کرنا ہے۔ اقوام متحدہ نے زور دیا کہ حکومتیں اور نجی شعبے جولائی میں ہونے والے ایک معاہدے کے تحت روسی خوراک اور کھاد کے ساتھ ساتھ یوکرینی اناج عالمی منڈیوں میں لانے کے لیے تعاون کریں۔ زیادہ خوراک اور کھاد حاصل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اجناس کی منڈیوں میں مزید سکون آئے اور صارفین کے لیے ان کی قیمتیں کم ہو سکیں۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ کل دوبارہ آپ سے انفیکٹ منڈے کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے بڑا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ جنوبی کوریا کے ایک محقق نے ٹیٹو بنوانے کے شوقین افراد کے لیے ایسی سیاہی تیار کی ہے جس کے ذریعے انسانی صحت کو مانیٹر کیا جا سکے گا۔ اس برقی سیاہی کو استعمال کرتے ہوئے جسم پر تتلیوں کی شکل کے یا دیگر ڈیزائنوں کے ٹیٹو بنائے جا سکتے ہیں۔ مایع دھات اور کاربن نینو ٹیوبز کو کام میں لا کے بنائی گئی اس سیاہی سے دل کی دھڑکن اور صحت کی دوسری اہم علامات پر نظر رکھی جا سکتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اب بھی ابتدائی مراحل میں ہے، لیکن اس پر کام کرنے والے سائنسدانوں کو امید ہے کہ ایک دن یہ ٹیکنالوجی لوگوں اور ڈاکٹروں کو صحت پر نظر رکھنے کا ذاتی نوعیت کا اور ایسا طریقہ پیش کرے گی جس میں بیرونی مداخلت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امریکی ریاست نیبراسکا میں ایک شخص نے اپنی 60ویں سالگرہ دریا میں کدو کی کشتی پر 61 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے منائی۔ ڈوان ہینسن نامی اس شخص نے 11 گھنٹوں میں یہ سفر مکمل کیا۔ یہ ریکارڈ پہلے شمالی ڈکوٹا سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے نام تھا جو 2016 میں کدو سے بنائی گئی کشتی میں 41 کلومیٹر سفر کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ عالمی ریکارڈ بنانے پر شہری حکام کی جانب سے بھی مبارکباد دینے کے ساتھ فیس بک پوسٹ میں فخر کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکی بیس بال پلیئر مکی مینٹل کے 20 بال کارڈ نے فروخت کا نیا ریکارڈ بنا دیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں ہونے والی نیلامی میں مکی مینٹل کی تصویر اور سائن شدہ کارڈ نے سپورٹ کارڈز کی فروخت کی تاریخ کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ مکی مینٹل بیس بال کارڈ ریکارڈ $12.6 ملین میں فروخت ہوا۔ کارڈ کی فروخت کے لیے کئی ہفتوں تک آن لائن بولی لگائی گئی۔ کارڈ نے گزشتہ سال فروخت ہونے والے T206 ہونس ویگنز بیس بال کارڈ کی ریکارڈ $6.6 ملین کی قیمت کو بآسانی عبور کیا۔ یورپ کے ملک پرتگال میں ایک شخص کے گھر میں ڈائنوسار کا ڈھانچہ دریافت ہوا ہے۔ یونیورسٹی کے ماہرین نے رواں ماہ کھدائی مکمل کر کے بڑے ڈائنوسار کے ڈھانچے کے کچھ حصے نکالے۔ ڈائنوسار کی یہ ہڈیاں 2017 میں اس وقت دیکھی گئی تھی جب ایک شخص اپنے گھر میں تعمیراتی کام کر رہا تھا۔ ماہرین نے بتایا کہ دریافت ہونے والے ڈھانچے کا تعلق ڈائنوسار کی ایسی نسل سے ہے جو 14.5 کروڑ سال پہلے زمین پر گھوما کرتے تھے۔ یہ یورپ میں دریافت ہونے والا سب سے بڑا ڈائنوسار تھا جس کی لمبائی 82 فٹ ہے۔